हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत बेहतर होंगे। लेकर आ चुका हूं आप सब लोग के लिए एक और मैक्रो इकोनॉमिक्स का वन शॉट, जिसके अंदर हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी के बारे में। जी हाँ, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हम लोगों ने क्या करना है, चैप्टर को कवर करना है, ताकि आप सब लोगों के बोर्ड्स प्लस यूटी में जो भी आपके इस चैप्टर से क्वेश्चन है वो आपके बेहतर तरीके से सॉल्व हो जाए। तो यार, अगर मैं गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी की बात करता हूं तो सबसे पहले हम लोगों को किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये देखना होता है कि हम लोगों को क्या क्या कंटेंट उसके अंदर पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स उसके अंदर रहने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि यार, अगर आप सब लोग तैयारी कर रहे हैं सीयूटी की या फिर बोर्ड्स एग्जाम्स की, तो आप सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट बैचेस को। हमारे बैचेस को परचेज करने के लिए आपको सिंपली प्ले स्टोर के ऊपर जाकर ADD-7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। और दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप सब लोग वहाँ से नहीं परचेज करना चाहते हैं तो आप गूगल क्रोम के ऊपर जाकर ADD-7 लिखकर वहाँ पर भी जाकर डिफरेंट डिफरेंट बैचेस को परचेज कर सकते हैं। तो ये स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग के अंदर सबसे पहले देखिएगा, इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ द गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या कहता है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है गवर्नमेंट बजट के, कंपोनेंट क्या है बजट के, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द बजट, बजट रिसीट्स। बजट रिसीट्स के अंदर दो टाइप की रिसीट्स के बारे में बात होगी। एक हमारे पास रेवेन्यू रिसीट होती है, एक हमारे पास कैपिटल रिसीट होती है। रेवेन्यू रिसीट क्या है, कैपिटल रिसीट क्या है, उसके बारे में बात की जाएगी। बजट एक्सपेंडिचर के बारे में बात की जाएगी, जिसके अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात होगी। बजट डेफिसिट, डेफिसिट के अंदर रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, उसके बारे में बात होगी। देन बात करेंगे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड बजट की, दैट व्हाट इज बैलेंस्ड बजट, व्हाट इज अनबैलेंस्ड बजट। इसके बारे में भी काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वही स्टार्ट करते हैं कि बजट क्या है, व्हाट इज बजट। तो देखो क्या होता है कि फरवरी के महीने के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर फाइनेंस मिनिस्टर, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो बजट लेकर आते हैं। और बजट के अंदर बेसिकली बात की जाती है एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर की और एक्सपेक्टेड रेवेन्यू की, यानी कि पूरा साल भर गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पर पैसा खर्च करने वाली है और गवर्नमेंट के पास किन किन सोर्सेज से पैसा आने वाला है, उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन वहाँ पर होती है। साथ ही साथ में ये भी बताया जाता है कि यार, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि पिछले साल के अंदर गवर्नमेंट ने क्या क्या चीज़ें अचीव करी है। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, February 1 इज अ वेल नोन डेट इन इंडिया, राइट। इंडिया के अंदर 1 फरवरी बहुत ज्यादा जानी पहचानी डेट है, क्योंकि इस दिन क्या होता है, जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो प्रेजेंट करता है एनुअल बजट को गवर्नमेंट के बिहाफ पर, एंड इट इज फॉर इट्स अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट द बजट अनफोल्ड्स। तो बजट के अंदर क्या क्या बात की जाती है, देखो यार, कई बार क्या होता है, आप सब लोगों ने देखा होगा, जब इलेक्शंस का समय होता है तो इलेक्शंस के समय के दौरान बजट जो है वो आप लोग को दो देखने के लिए मिलते हैं, है ना। एक इलेक्शन से पहले का बजट होता है और एक इलेक्शंस के बाद का बजट होता है। तो जो इलेक्शन से पहले का बजट होता है उसे इंटरिम बजट बोला जाता है। और इंटरिम बजट उसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो चेंज होगी, और जब गवर्नमेंट चेंज होगी तो नई गवर्नमेंट जो आएगी वो बजट अपने अकॉर्डिंग लेकर आएगी, परिस्थितियों को समझते हुए। तो बजट की अगर मैं बात करता हूं तो बजट के अंदर किन किन चीज़ों के बारे में बात की जाती है, तो बजट क्या क्या चीज़ों को अनफोल्ड करता है। तो सबसे पहले बात करता है द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द पास्ट 1 ईयर। सबसे पहले तो इसके अंदर ये बात होती है कि पिछले एक साल के अंदर, यानी कि पिछला जो एक साल था 01 से लेकर 31/03 तक, इस पूरे के पूरे एक साल के अंदर, पास्ट 1 ईयर के अंदर गवर्नमेंट ने क्या क्या अचीवमेंट्स करी, राइट। गवर्नमेंट के एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स कितने हुए और उस एक्सपेंडिचर के बदले में गवर्नमेंट के पास ओवरऑल रिसीट कितनी है, उसके बारे में बात की जाती है। तो गवर्नमेंट ओवर द पास्ट 1 ईयर, सेकंड द फाइनेंशियल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। ये पिछले साल की तो बात करता ही करता है, लेकिन इसके साथ साथ में ये भी बताता है कि आने वाला जो एक साल रहेगा उसके अंदर गवर्नमेंट क्या क्या प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज लेकर आने वाली है, और गवर्नमेंट के द्वारा कैसे कैसे रेवेन्यू को जनरेट किया जाएगा, गवर्नमेंट के मेजर सोर्सेज क्या रहेंगे एक्सपेंडिचर के, कहां पर गवर्नमेंट जो है किन किन फील्ड्स के अंदर जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करने वाली है। As regard financial performance of the government, it is more like a description of what happened during the past 1 year. Focus is placed largely on the other part of the budget describing programs and policies of the government for the next 1 year. तो यार, अगर मैं इसके अंदर बात करता हूं तो हम लोगों को एक चीज समझ में आती है कि
गवर्नमेंट बजट से हमें ये पता चलता है, ये हमें एक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है, डिटेल में हमें बताता है कि पिछले पास्ट 1 ईयर के अंदर क्या क्या हुआ, यानी कि गवर्नमेंट ने कहां पर पैसा खर्च किया, गवर्नमेंट के पास कहां से पैसा आया, उसके बारे में डिटेल में बताता है। और साथ ही साथ में इसका जो मेन फोकस होता है वो इस चीज के ऊपर होता है कि गवर्नमेंट क्या क्या आने वाले समय के अंदर प्रोग्राम्स और पॉलिसीज जो है वो लेकर आ रही है। सो व्हाट आर द प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज दैट गवर्नमेंट इज लाइकली टू ब्रिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर, अगले साल के लिए गवर्नमेंट क्या क्या प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज लेकर आने वाली है, उसके बारे में भी इसके अंदर डिटेल में बात की जाती है। नाउ the programs and policies of the government as presented in the budget are known as budgetary policy, है ना। तो इसको क्या बोला जाता है, बजटरी पॉलिसी भी बोला जाता है। देखो सर, हम लोगों ने जब मनी एंड बैंकिंग किया था तो मनी एंड बैंकिंग के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जैसी सिचुएशन अगर एक इकोनॉमी के अंदर देखने के लिए मिलती है, ना एक इन्फ्लेशन की सिचुएशन एक इकोनॉमी के लिए अच्छी है, ना डिफ्लेशन की सिचुएशन एक इकोनॉमी के लिए अच्छी है। तो अगर एक इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जैसी परिस्थितियां अगर आप लोगों को देखने के लिए मिलती है तो गवर्नमेंट के बिहाफ पर लेकर आई जाती है बजटरी पॉलिसी, वो यही है बजटरी पॉलिसी, है ना। और इस बजटरी पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को भी कंट्रोल करने की कोशिश करती है, और दूसरी तरफ आरबीआई लेकर आता है मॉनेटरी पॉलिसी। क्या लेकर आता है, मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आता है। आरबीआई ब्रिंग्स मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तो बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, और इसको फिस्कल पॉलिसी के नाम से भी बोला जाता है भारत सरकार की। इसके अंदर ये फॉलोइंग दो एस्पेक्ट्स के बारे में बात की जाती है, यानी कि इन दो टॉपिक्स के बारे में काफी ज्यादा डिटेल में उसके अंदर डिस्कशन की जाती है। सबसे पहला एस्पेक्ट इसके अंदर आता है, दैट इज बेसिकली द रेवेन्यू एस्पेक्ट। रेवेन्यू एस्पेक्ट का मतलब क्या है कि फ्रॉम वेयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया is going to get its revenue for, है ना। अब देखो यार, हम सब लोग बात करते हैं सैलरी की, है ना। अगर हम लोग जॉब करते हैं तो हम लोग सैलरी की बात करते हैं, अगर हम बिजनेस करते हैं तो अपन लोग प्रॉफिट की बात करते हैं। सेम सेंस पर अगर गवर्नमेंट को भी क्या करना है, पूरे के पूरे साल भर राइट सारी की सारी चीजों को मैनेज करना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को रेवेन्यू की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। तो इसके अंदर बात होगी कि व्हाट विल बी द सोर्सेस फ्रॉम वेयर गवर्नमेंट विल गेट रेवेन्यू फ्रॉम वेयर टू गेट रेवेन्यू। रेवेन्यू कहां से आएगा, एक तो ये बात होगी इसके अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये होती है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर होती है एक्सपेंडिचर एस्पेक्ट, कि दैट वेयर गवर्नमेंट विल स्पेंड मनी, गवर्नमेंट पैसा कहां खर्च करेगी, गवर्नमेंट के द्वारा कहां पर पैसा खर्च किया जाएगा, वेयर द गवर्नमेंट विल बी स्पेंडिंग द मनी। एक तो कि कहां से पैसा आने वाला है, और दूसरा ये एस्पेक्ट है कि गवर्नमेंट के द्वारा पैसा कहां पर खर्च किया जाएगा। तो रेवेन्यू एस्पेक्ट रिवील्स एक्सपेक्टेड रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये एक्सपेक्टेड रिसीट की बात करता है। एक्सपेक्टेड रिसीट का मतलब क्या है कि भैया पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा। वेयर एज द एक्सपेंडिचर एस्पेक्ट रिवील्स एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, ये बात करता है कि गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा कहां पर खर्चा किया जाएगा, किन किन सेक्टर्स के अंदर गवर्नमेंट जो है वो खर्च करने वाली है, गवर्नमेंट पैसा कहां से जनरेट करने वाली है, पहली बात तो ये होगी। और दूसरा ये है कि गवर्नमेंट कहां कहां पर पैसे को खर्च करने वाली है, इसके बारे में भी डिटेल में यहां पर डिस्कशन की जाती है। Now, it is by managing the budgetary revenue and budgetary expenditure that the government tries to achieve growth and stability. तो आप लोगों को एक चीज ध्यान से समझनी है कि इन दोनों तरीकों से, यानी कि एक्सपेक्टेड रेवेन्यू और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर के बेसिस पर गवर्नमेंट जो है वो अपने ट्विन्स ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहती है। तो गवर्नमेंट बजट के ट्विन ऑब्जेक्टिव है, दो ऑब्जेक्टिव है, एक पहला ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ और दूसरा है स्टेबिलिटी। तो ग्रोथ के साथ साथ विद ग्रोथ गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट वांट स्टेबिलिटी। तो ग्रोथ के साथ साथ गवर्नमेंट स्टेबिलिटी की बात करती है, ठीक है। तो ग्रोथ के साथ साथ स्टेबिलिटी को कैसे अचीव किया जा सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर कैसे अचीव होगा, उसके बारे में बात यहां पर की जाती है। इसलिए मैं बोल सकता हूं कि गवर्नमेंट बजट क्या है, तो गवर्नमेंट बजट आप बोलेंगे कि सर गवर्नमेंट बजट इज नथिंग बट इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीट्स एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर टू कम, यानी कि फ्यूचर का जो साल है। अब ये एक्सपेक्टेड क्यों होता है, क्योंकि जो चीजें पास्ट में घटित हो गई वो तो हो गई,
अब वो फ्यूचरिस्टिक है, बजट जो है वो फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचर की बात करेगा कि यार आने वाले समय में ऐसा हो सकता है, आने वाले सोर्सेज के अंदर हम लोग यहाँ से रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से हमारे पास पैसा आ सकता है और यहाँ पर हम लोग अपने पैसे को खर्च करने वाले हैं। इसलिए ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो भारत सरकार के एक्सपेक्टेड रिसीट्स को और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर को बताती है कि भारत सरकार कहां से पैसा लेकर आएगी और कहां पर पैसा खर्च करेगी। That reveals budgetary policy of the government to achieve the twin objective of the growth with the stability। ये भारत सरकार की पॉलिसी को बताता है कि भारत सरकार कैसे ये ग्रोथ विद स्टेबिलिटी का जो ऑब्जेक्टिव है, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने वाली है। अगर डिटेल में बात की जाए तो नो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट। अगला क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट बजट के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है ना। जो गवर्नमेंट बजट लेकर आया जाता है इसके पीछे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाई वी ब्रिंग गवर्नमेंट बजट, क्यों आखिर गवर्नमेंट बजट क्यों। तो सबसे पहला है जीडीपी ग्रोथ, कि आप लोगों को ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ करनी है। जीडीपी ग्रोथ का मतलब क्या है कि हमें ओवरऑल आउटपुट को इंक्रीज करना है, ओवरऑल प्रोडक्शन को बढ़ाना है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स को बढ़ाना है, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज को इंक्रीज करना है। तो ये क्या बोलती है, जीडीपी ग्रोथ इज द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजटरी पॉलिसी, इट इज अचीव्ड इन टू वे। तो मेन ऑब्जेक्टिव भारत सरकार की गवर्नमेंट जीडीपी ग्रोथ का या फिर गवर्नमेंट बजटरी पॉलिसी का क्या रहता है, जीडीपी की ग्रोथ करना, जीडीपी को बढ़ाना, इंडिया की जीडीपी को बढ़ाया जा सके। तो इसको दो तरीके से अचीव करने का प्रयास भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। सबसे पहला इसके अंदर जो देखा जाता है वो है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहां कहां पर करना है, राइट। और सेकंड देखा जाता है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहां कहां पर होना चाहिए। तो यहां पर क्या बोलता है, बाय मेकिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, कहां कहां पर गवर्नमेंट जो है इन्वेस्ट करने वाली है, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को कैसे बढ़ाया जा सकता है, प्राइवेट प्लेयर्स को कैसे इन्फ्लुएंस किया जा सकता है कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करे। कहां पर, भारत की सरकार के, भारत की इकोनॉमी के अंदर। क्योंकि भारत की इकोनॉमी के अंदर जब पैसा इन्फ्यूज होगा तो उस पैसे के इन्फ्यूजन की वजह से इकोनॉमी डेफिनेटली ग्रो होती हुई नजर आएगी। तो इसके लिए भारत सरकार टैक्स रिबेट देती है, इसके लिए भारत सरकार सब्सिडीज देती है ना, सब्सिडाइज रेटों पर चीजों को प्रोवाइड करती है। देन वी हैव एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। सेकंड हमारे पास आता है क्या ऑब्जेक्टिव है, सेकंड इज द एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज का मतलब होता है दैट हाउ टू एलोकेट द फंड्स, जो हमारे पास रिसोर्सेज जितने भी हैं उन रिसोर्सेज का कैसे एलोकेशन किया जाए सबके बीच में, ताकि सोसाइटी में सबके पास चीजें पहुंचे। So private enterprise will always desire to allocate resources to those area of production where profit are high, right? तो अगर मैं गवर्नमेंट की बात करता हूं तो गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर डेफिनेटली ये चाहेगा कि आप लोग अपने पैसे को, अपने रिसोर्सेज को, अपने इन्वेस्टमेंट को इस हिसाब से करें कि अपन लोग ज्यादा प्रॉफिट कमा पाए। तो डेफिनेटली वो उन्हीं के लिए चीजें बनाने का प्रयास करेगा जिनकी वजह से उसका प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो सकता है ना। तो लेकिन गवर्नमेंट तो सबके लिए काम करती है, गवर्नमेंट तो एक स्टेट है तो सबके लिए काम करेगी। तो गवर्नमेंट चाहेगी कि यार गरीबों के लिए भी भला हो। तो यहाँ पर सोशल वेलफेयर की बात की जाती है, दैट इट इज पॉसिबल दैट सच एरियाज ऑफ प्रोडक्शन लाइक प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल मे नॉट प्रमोट सोशल वेलफेयर, है ना। अल्कोहल की वजह से सोशल वेलफेयर नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करके अल्कोहल को प्रोड्यूस किया था क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है। सो थ्रू इट्स बजटरी पॉलिसी द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री डायरेक्ट द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन सच अ मैनर दैट देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द गोल्स ऑफ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर। तो यार गवर्नमेंट इस हिसाब से अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करने की कोशिश करती है दैट देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट भी हो जाए और सोशल वेलफेयर भी ज्यादा से ज्यादा कर सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला कर सके। Production of goods which are injurious to health like cigarette and whiskey is discouraged through heavy taxation। तो सरकार जो कि चीज़ें आप सब लोगों के लिए हार्मफुल है उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस लगाने की कोशिश करती है ना, ताकि लोग कम से कम उसे परचेस करें। दूसरी चीज़ें जो कि लोगों के लिए बेसिक नेसेसिटी की है या फिर जो लोगों के लिए रिक्वायर्ड चीजें हैं जिनसे उनका फायदा हो सकता है, उसको गवर्नमेंट कम से कम प्राइस पर प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। लाइक खादी इज इनकरेज थ्रू सब्सिडीज। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडीज देती है। यानी आप ऐसा समझ लीजिए जो हार्मफुल चीजें हैं उसके ऊपर भारत सरकार ज्यादा टैक्स लगाती है, लग्जरीज चीजें उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाती है और बेसिक चीजों को जो है वो ज्यादा प्रमोट करती है, राइट। नाउ
थर्ड, प्रोविजंस ऑफ पब्लिक गुड्स। प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स का मतलब क्या है? सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस इन मार्केट इकोनॉमी डू नॉट अलाउ इनफ प्रोडक्शंस ऑफ पब्लिक गुड्स। दीज आर दोज गुड्स व्हिच सेटिस्फाई कलेक्टिव नीड्स ऑफ द पीपल, लॉ एंड ऑर्डर्स एंड डिफेंस ऑफ द कंट्री आर इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ द पब्लिक गुड्स। राइट, सो गवर्नमेंट क्या करती है? पैसा खर्च करती है किसके ऊपर? ऐसी चीजों के ऊपर जिसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रहे। राइट, डिफेंस फोर्सेस के ऊपर भारत सरकार के द्वारा पैसा खर्च किया जाता है अच्छा खासा। आगे, इट इज थ्रू बजटरी एलोकेशन ऑफ द फंड दैट दीज गुड्स आर सफिशिएंटली प्रोवाइडेड टू द पीपल। राइट, तो इसीलिए लोगों को भी चीजों को क्या किया जाता है? प्रोवाइड किया जाता है। ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि लोगों तक चीजें जो है वो डेफिनेटली पहुंचे। राइट, लोग जिनके पास बेसिक नेसेसिटी की चीजें नहीं है उन तक भी चीजें पहुंच पाए, ये सुनिश्चित किया जाता है। देन वी हैव रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। गवर्नमेंट क्या करती है? इनकम और वेल्थ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करती है। कैसे? तो जो ज्यादा इनकम कमाने लग रहे हैं उनसे गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा टैक्स लेने की कोशिश करती है, और जो कम इनकम कमा रहे हैं उनसे गवर्नमेंट चाहती है, उनको रिबेट्स देती है, उनको सब्सिडीज देती है। So budget of the government shows its comprehensive exercise on the taxations and subsidy. The government uses fiscal instrument of taxations and subsidy with the view to improving the distribution of the income and wealth in the economy. Equitable distribution of the income and wealth is a sign of social justice, which the principal objective of any welfare state in इंडिया। इंडिया जैसी वेलफेयर स्टेट्स के अंदर बात की जाए तो लोगों को इक्वलाइज करना जरूरी है। तो जिनके पास ज्यादा पैसा है उनसे सरकार ज्यादा टैक्सेस लेती है, और जिनके पास पैसा नहीं है उनको सब्सिडीज देती है। राइट, तो ताकि इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम्स एंड वेल्थ इज इंपॉर्टेंट इन टू वे, दो तरीके से इंपॉर्टेंट है। राइट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि दो तरीके से इंप्रूव की जाती है। जैसे इंपोज किया जाता है ज्यादा टैक्सेस अमीरों के ऊपर, और सब्सिडीज दी जाती है किसको? गरीबों को। गरीबों को भारत सरकार सब्सिडीज देती है और अमीरों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा टैक्स इंपोज करती है। बाय सप्लाइंग फूड ग्रेन्स टू द बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन। बीपीएल का मतलब क्या है यहाँ पर? बीपीएल बेसिकली मीन्स बिलो पॉवर्टी लाइन, है ना। तो जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं उनको सस्ते सस्ते रेटों पर चीजों को प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलपीजी कनेक्शंस टू दी पुअर पीपल, है ना। तो यानी सिंपल से सेंस में आप लोग ऐसा समझो कि जिनके पास ज्यादा पैसा आ रहा है उनसे तो भारत सरकार क्या करेगी? ज्यादा टैक्सेस के फॉर्म में पैसा लेगी, और जो पैसा उनसे कलेक्ट किया उनको उनके बीच में रिडिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेगी एडिशनल बेनिफिट्स देकर, ताकि लोगों का ज्यादा से ज्यादा भला हो सके, पुअर लोगों का। बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ की बात की जाती है। सो बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट कोशिश करती है ऐसे एरियाज को डेवलप करने की, या फिर ऐसी जगह पर पॉलिसीज लेकर आने की जिसकी वजह से बैकवर्ड एरियाज का भी ग्रोथ हो सके। सो द बजटरी पॉलिसीज प्लेस प्रायोरिटी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द बैकवर्ड रीजन्स इन द कंट्री। तो बैकवर्ड रीजन्स की ग्रोथ हो सके। दिस इज अचीव्ड थ्रू लिबरल टैक्स लॉज। तो यहाँ पर भारत सरकार लिबरल टैक्स लॉज लेकर आती है और इन्वेस्टर्स को बोलती है कि अगर आप सब लोग इन फील्ड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करोगे, इन स्टेट्स के अंदर अगर आप सब लोग पैसा इन्वेस्ट करते हो या फिर इन्वेस्टमेंट करते हो, तो हम आप लोगों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे, या फिर आप ऐसा समझिए कि हम आप लोगों को टैक्स हॉलीडेज देंगे। टैक्स हॉलीडेज का मतलब है कि कुछ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक आपके प्रॉफिट्स के ऊपर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगने वाला है, ताकि वो जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहे इंडिया की इकोनॉमी के अंदर। सो कहता है फॉर द बैकवर्ड रीजन्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एससीजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन द बैकवर्ड रीजन थ्रू लिबरल टैक्स लॉस में बी साइटेड एज एन एग्जांपल। तो उसको एक एग्जांपल के तौर पर देखा जा सकता है, जैसे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हो गए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का मतलब हो गया SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, राइट, बनाने की कोशिश की जाती है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, भारत सरकार का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ का ही नहीं है, इसके साथ साथ अपने लोगों को, अपने सिटीजन्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का भी है। तो यहां पर बात ये की जाती है कि गवर्नमेंट कैसे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी, हाउ द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। सो बजटरी पॉलिसी फोकसेस ऑन द जनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थ्रू इन्वेस्टमेंट इन द पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो एक तो बात की जाती है ठीक है गवर्नमेंट जॉब्स भी आएंगी, पब्लिक एंटरप्राइजेस होंगे, PSUs होंगे, वो भी जॉब देंगी। इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर्स को भी इतना बेहतर किया जाएगा कि वो भी जॉब एम्प्लॉयमेंट दे सके। सो बजटरी प्रोविजंस आर मेड फॉर स्कीम्स लाइक MGNREGA,
महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। आप इसके अंदर मुझे कमेंट करके बताना कि MGNREGA कब आया था। When was MGNREGA बेसिकली केम, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कब आया था, आप सब लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि पूरा सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज को भी क्या की जा सके, जॉब दी जा सके। यानी कि जॉब सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए ही ना हो, बल्कि गरीबों के लिए भी जॉब्स क्रिएट करना गवर्नमेंट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे अचीव किया जाएगा उसके बारे में यहां पर बात करता है, ठीक है। नाउ आगे क्या है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी? यार देखो, इकोनॉमी बेसिकली चलती है किसके ऊपर, मार्केट फोर्सेस के ऊपर, है ना। अगर मार्केट बहुत अच्छी है तो इकोनॉमी ग्रो करेगी, मार्केट अगर अच्छी नहीं है तो मार्केट कोलैप्स करेगी। तो बिजनेसमैन तो प्रॉफिट कमाने के लिए ही मार्केट के अंदर आया है, तो वो अच्छे समय के अंदर प्रॉफिट कमाएगा और बुरे समय के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो अगर कभी भी बूम या फिर रिसेशन का पीरियड आता है तो गवर्नमेंट दोनों टाइम पीरियड के अंदर कोशिश करती है कि एक बैलेंस जो है वो बना के रखा जा सके। सो क्या कहता है, फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्सेस और द फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड आर बाउंड टू जनरेट ट्रेड साइकिल्स। तो इसकी वजह से क्या जनरेट होती है, ट्रेड साइकिल जनरेट होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस साइकिल्स बोलते हैं। बिजनेस साइकिल्स रेफर्स टू द फेजेस ऑफ रिसेशंस, डिप्रेशन, रिकवरी एंड बूम। ये चार फेजेस एक इकोनॉमी के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं, रिसेशन भी, डिप्रेशन भी, रिकवरी भी, राइट, और बूम सेशन, राइट। The government of a country is always committed to save the economy from the business cycle। तो भैया इकोनॉमी को कैसे इस बिजनेस साइकिल से बचाया जा सकता है, राइट। अगर कभी डिप्रेशन का पीरियड आता है, रिसेशन का टाइम पीरियड आता है, तो गवर्नमेंट कैसे बचाएगी इकोनॉमी को डिप्रेशन में आने से, रिसेशन में आने में, उसकी बात कहती है। तो बजट एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर यूज किया जाता है ताकि इस तरह के सिचुएशन को सही किया जा सके। इसे करके गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट बेसिकली ट्राई टू अचीव द स्टेट ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो भारत सरकार इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव करने की कोशिश करती है, यानी कि आर्थिक तौर पर स्टेबल होने की बात करती है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी स्टिमुलेट्स द इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट एंड इंक्रीज द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, राइट। तो जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसको ग्रो करने की बात की जाती है, जिसकी वजह से ग्रोथ के साथ साथ डेवलपमेंट भी होती है। देयर इज ग्रोथ अलोंग विद द डेवलपमेंट, राइट, दोनों की बात होती है। नाउ ब्रीफली द गवर्नमेंट ट्राइज टू मैनेज इट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर इन सच अ वे दैट द जीडीपी ग्रोथ इज एक्सेलरेटेड। तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो अपने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को इस तरीके से एक्सेलरेट करने की कोशिश करती है कि इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी प्रेशर्स को हटाया जा सके, और इनइक्वालिटीज अगर इकोनॉमी के अंदर है, अगर इकोनॉमी के अंदर क्या आने लग रही है, इनइक्वालिटी आने लग रही है, तो उस इनइक्वालिटी को खत्म किया जा सके। दिस इम्पार्ट स्टेबिलिटी टू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। तो इसकी वजह से स्टेबिलिटी, स्थिरता आती है ग्रोथ की प्रोसेस के अंदर। जो ओवरऑल ग्रोथ है उस ग्रोथ के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, स्थिरता देखते हैं। नाउ व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द गवर्नमेंट बजट। तो हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव तो समझ लिया कि गवर्नमेंट बजट के मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द गवर्नमेंट बजट, यानी कि गवर्नमेंट बजट के क्या क्या कंपोनेंट है, गवर्नमेंट बजट के अंदर क्या क्या आता है। तो गवर्नमेंट बजट की जब मैं बात करता हूं, द बजट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ रेवेन्यू बजट। एक तो रेवेन्यू बजट होता है इसके अंदर, और एक हमारे पास इसके अंदर देखने के लिए मिलता है कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट के अंदर हमारे पास आता है रेवेन्यू रिसीट्स और हमारे पास आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। कैपिटल बजट के अंदर हमारे पास आता है कैपिटल रिसीट, देन वी हैव कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक कैपिटल रिसीट होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू रिसीट होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू रिसीट को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आते हैं। कैपिटल रिसीट उसके कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आते हैं। अब यार गवर्नमेंट के पास किसी भी तरह की जॉब नहीं है करने के लिए, यानी कि गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आएगा, है ना। तो क्योंकि गवर्नमेंट तो हमारी तरह जॉब नहीं करती, हम तो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं करते। तो गवर्नमेंट के पास कहां से पैसा आएगा, तो गवर्नमेंट पैसा लेकर आती है। सबसे बड़ा जो सोर्स है गवर्नमेंट का पैसा लेकर आने का वो है टैक्सेस। भारत सरकार ज्यादा लोगों से टैक्स लेकर पैसा कमाते हैं, सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट का है टैक्सेस। नाउ स्ट्रक्चर्स ऑफ द बजट और कंपोनेंट ऑफ द बजट। अब हमें यह समझना है कि रेवेन्यू रिसीट का मतलब क्या होता है,
कैपिटल रिसीट का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये चारों के बारे में काफी डिटेल में आप लोगों ने बात करनी है। सो स्ट्रक्चर ऑफ द बजट रेफर्स टू द कंपोनेंट ऑफ द बजट्स। टू ब्रॉड कंपोनेंट ऑफ द गवर्नमेंट बजट्स आर, दो मेन कंपोनेंट है गवर्नमेंट बजट के, एक है बजट रिसीट। बजट रिसीट के अंदर हम लोग रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट के बारे में बात करते हैं। देन वी हैव बजट एक्सपेंडिचर्स। बजट एक्सपेंडिचर्स के अंदर हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करते हैं, दैट व्हाट आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, व्हाट आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। Budget receipt refers to the estimated money receipt of the government from all sources during a fiscal year। यानी कि बजटरी रिसीट के अंदर हम लोग ये बात करें कि सारे के सारे सोर्सेज जहां से भारत सरकार को पूरे साल के अंदर पैसा आने वाला है, उन सोर्सेज के बारे में यहां पर बात की जाती है। और इसके अंदर हम लोग दो चीजों को कंसिडर करते हैं कि रेवेन्यू रिसीट को, एक हमारे पास आती है कैपिटल रिसीट। अब रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट के अंदर क्या क्या कंपोनेंट आते हैं, और रेवेन्यू रिसीट का मतलब क्या होता है और कैपिटल रिसीट का मतलब क्या होता है, राइट। तो यार आप सब लोगों ने, राइट, कहीं ना कहीं आप सब लोगों ने बहुत ज्यादा डिटेल में बैलेंस ऑफ पेमेंट का टॉपिक पढ़ा होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट के टॉपिक के अंदर आपने करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के बारे में बात करी होगी। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के अंदर जो बेसिक डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस अराइज होता है बिकॉज ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, है ना, कि एसेट्स और लायबिलिटी के अंदर इंक्रीमेंट हमें करंट अकाउंट के अंदर नहीं देखने के लिए मिलता है। जब हमारे अकाउंट के अंदर हमें एसेट्स और लायबिलिटी के अंदर डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, या फिर एसेट और लायबिलिटीज इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती हुई नजर आती है, तो उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट के अंदर उनको रिकॉर्ड करते हैं, उन ट्रांजेक्शंस को, है ना। तो सेम सेंस पर यहाँ पर भी है, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट के अंदर यही डिफरेंस है। रेवेन्यू रिसीट की वजह से भारत सरकार की किसी भी तरह की एसेट्स और लायबिलिटी के अंदर इंक्रीमेंट या फिर रिडक्शन नहीं होता है। सेम सेंस पर अगर भारत सरकार के एसेट्स और लायबिलिटी के अंदर इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट हो, तो उसको बोला जाता है कैपिटल receipts, right? तो क्या बोलता है, revenue receipts are those money receipts of the government which show the following two characteristics। ये दो characteristics बताती है। पहला, these receipts do not create any corresponding liability for the government। ये भारत सरकार के ऊपर किसी भी तरह की liability create नहीं करती है। It doesn't create any kind of liability on the government, यानी कि इसके against government के ऊपर कोई भी liability नहीं आएगी। सेकेंड एग्जाम्पल, टैक्स रिसीट। भारत सरकार को टैक्स से पैसा आता है, और जब भारत सरकार को टैक्स से पैसा मिलता है तो इसके अगेंस्ट में भारत सरकार की कोई भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है। टैक्स इज अ रेवेन्यू रिसीट बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। तो टैक्स कैसा रिसीट है, रेवेन्यू रिसीट है, क्योंकि इसके अगेंस्ट में किसी भी लायबिलिटी जनरेट नहीं होती है गवर्नमेंट की। टैक्स इज अ यूनिलेटरल ट्रांसफर, वन साइडेड कंपलसरी पेमेंट है भारत सरकार को, है ना, यानी कि ये सिटीजन्स के द्वारा टैक्स पे करना एक कंपलसरी रिक्वायरमेंट है। क्या है ये, कंपलसरी रिक्वायरमेंट है, और इसके अगेंस्ट में किसी भी तरह की लायबिलिटी भारत सरकार के लिए जनरेट नहीं होती है। इट डजंट जनरेट एनी काइंड ऑफ लायबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट को उस पैसे को कहां पर खर्च करना है ना। गवर्नमेंट खुद डिसाइड करेगी कि दैट वेयर द गवर्नमेंट बेसिकली वांट्स टू इन्वेस्ट द मनी, है ना, कहां पर पैसा खर्च करना चाहता है। बस टैक्स का पैसा आया, अब भारत सरकार कहां उस पैसे को लगाएगी वो भारत सरकार डिसाइड करेगी, उसके अगेंस्ट में कैसी भी कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी नहीं है। Second, these receipts do not cause any reduction in the asset of the government। भारत सरकार के एसेट्स के अंदर, संपत्तियों के अंदर किसी भी तरह का रिडक्शन नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर डिसइन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट के अंदर भारत की सरकार अपने एसेट्स को या फिर अपने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को सेल कर देती है, तो उसके शेयर्स को सेल कर देती है या फिर उसको सेल कर देती है। तो उसको सेल करने की वजह से क्या होता है, उसका जो स्टेक है उन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर वो कम हो जाता है, यानी कि ओनरशिप कम हो जाती है, तो वो एसेट्स को कम कर रही है। तो वो हमारी रेवेन्यू रिसीट नहीं होगी, वो कैपिटल रिसीट्स होगी। तो इसकी वजह से राइट कैसे भी रिडक्शन नहीं देखने को मिलेगा हमें एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट के अंदर। एग्जांपल के तौर पर, टैक्स रिसीट डू नॉट क्रिएट और लीड टू एनी रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो भारत सरकार के एसेट्स के अंदर कोई भी रिडक्शन नहीं होता है। इन कॉन्ट्रास्ट, इफ गवर्नमेंट रिसीव्स मनी बाय सेलिंग इट्स शेयर ऑफ सम कंपनीज, अगर भारत सरकार अपनी कंपनी के शेयर्स को बेचकर, जैसे कि एयर इंडिया,
को बेचती है तो इसकी वजह से हमें रिडक्शन देखने के लिए मिलता है एसेट ऑफ द गवर्नमेंट के अंदर। दीस आर देयरफॉर नॉट टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसीट, इसलिए हम लोग इसे रेवेन्यू रिसीट नहीं बोलते हैं, राइट। इसे हम लोग रेवेन्यू रिसीट नहीं बोलेंगे क्योंकि इसकी वजह से शेयर कम हो गए, स्टेक कम हो गया गवर्नमेंट का। In short, revenue receipts of the governments are those money receipts which do not create a liability for the government and as well as do not lead to reduction in the assets of the government. तो यार अगर मैं रेवेन्यू रिसीट की बात करूं तो रेवेन्यू रिसीट ऐसी रिसीट है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी लायबिलिटी भारत सरकार के लिए एक तो जनरेट ना हो और एसेट्स के अंदर भी रिडक्शन ना आए। और टैक्स रिसीट जो है वो सबसे बड़ा उदाहरण है इसका, क्योंकि टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है, राइट, जो किसके द्वारा की जाती है, लोगों के द्वारा की जाती है, गवर्नमेंट को। अब जब मैं टैक्सेस की बात करता हूं तो देखो बच्चा क्या कहता है, बजट रिसीट्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है रेवेन्यू रिसीट, फिर आता है हमारे पास कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट के कंपोनेंट की बात की जाए तो सबसे पहले हमारे पास आता है टैक्स रेवेन्यू और दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। ये दो चीजें हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। टैक्स रेवेन्यू हमारे पास दो तरह का होता है, एक हमारे पास डायरेक्ट टैक्स होता है, एक हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, लायबिलिटी टू पे एंड बर्डन ऑफ द टैक्स फॉल्स ऑन द सेम पर्सन, यानी कि जो पर्सन टैक्स कमाता है, जो पर्सन इनकम कमाता है, जिस भी पर्सन के द्वारा इनकम कमाई जाती है, इट इज दी लायबिलिटी, और उस इनकम के ऊपर टैक्स देने का जो बर्डन है वो उसी पर्सन के ऊपर पड़ता है, गवर्नमेंट के पास टैक्स उसके अगेंस्ट में जमा करने का। कंपोनेंट क्या क्या है, क्या क्या आता है इसके अंदर, व्हाट डज इज इंक्लूडेड इन दिस, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, स्टेट ड्यूटी, एक्सपेंडिचर टैक्स, ये सब आता है। इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो लायबिलिटी टू पे एंड बर्डन ऑफ द टैक्स फॉल्स ऑन द डिफरेंट पर्संस, दूसरे पर्संस के ऊपर पड़ता है, राइट। इसके कंपोनेंट क्या क्या है, जैसे कि सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, और आज अगर आप लोग बात कर रहे हैं तो जीएसटी, यानी कि जिस पर्सन ने, राइट, जिस पर्सन ने चीजों को कंज्यूम किया उसके ऊपर टैक्स का बर्डन नहीं पड़ेगा, बल्कि जिस पर्सन ने इस पेमेंट को कलेक्ट किया उसकी जिम्मेदारी है इस टैक्स को जमा करवाना, यानी कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स फॉल्स ऑन सम अदर पर्सन, दूसरे पर्सन के ऊपर पड़ता है। नॉन टैक्स रिसीट्स के अंदर हमारे पास इंटरेस्ट रिसीट्स आती है, प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स आते हैं, फीस एंड फाइन्स आते हैं, एक्सटर्नल ग्रांट्स आती हैं, स्पेशल असेसमेंट्स आती हैं और टैक्सेस आते हैं। ये सारी की सारी चीजें यहां पर आती हैं। कैपिटल रिसीट के अंदर रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट, बोरोइंग्स एंड प्रोविडेंट फंड, है ना। तो रेवेन्यू रिसीट का जस्ट अपोजिट है कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट का उल्टा होता है कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट के अंदर जो लायबिलिटी है, कैपिटल रिसीट के अंदर जो भारत सरकार है उसकी लायबिलिटी इंक्रीज होती है और दूसरी तरफ एसेट्स के अंदर रिडक्शंस आता है, राइट। जैसे कि अगर भारत सरकार लोन उठाती है तो लोन उठाने के साथ ही भारत सरकार की लायबिलिटी बढ़ जाती है उस लोन को पे करने की। देन वी हैव टैक्स रिसीट। क्या बोलता है, टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट बाय द हाउस होल्ड, कंपलसरी पेमेंट है जो कि हाउस होल्ड के द्वारा की जाती है, गवर्नमेंट को, फर्म्स के द्वारा की जाती है या फिर अदर इंस्टीट्यूशंस के द्वारा की जाती है। और जो टैक्स पेयर्स हैं वो उसके बदले में किसी भी तरह की सर्विसेज की उम्मीद गवर्नमेंट से नहीं रख सकते हैं कि यार मैंने पैसा भरा है, भारत सरकार को ऐसा ऐसा करना चाहिए। नहीं, भारत सरकार अपने तरीके से करेगी, जो भी करेगी, जब भी करेगी, वो भारत सरकार डिसाइड करेगी। अ टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट मेड बाय एन इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, फर्म टू द गवर्नमेंट, राइट, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। उसके बदले में कुछ मांगा नहीं जाएगा कि यार मैं तुम्हारे ऊपर इतना, तुम्हें टैक्स के फॉर्म में पैसा दे रही हूं, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे लिए ब्रिज बनाओ, मेरे लिए रेलवेज लेकर आओ, राइट, मेरे लिए पोर्ट्स बनाओ, मेरे लिए स्कूल्स बनाओ, हॉस्पिटल्स बनाओ। दिस विल बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। सो टैक्सेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट फॉर्म्स। प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्स होता है, वैल्यू एडेड टैक्स और स्पेसिफिक टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है और इनडायरेक्ट टैक्स होता है। Now we have to understand that what is progressive tax, what is regressive tax, value added tax क्या है, specific tax क्या है, direct tax क्या है, indirect tax क्या है। See, progressive and regressive tax.
नो व्हाट इज प्रोग्रेसिव टैक्स? प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी टैक्स लायबिलिटी भी उसी हिसाब से इंक्रीज करती है। रिग्रेसिव का मतलब क्या होता है? दैट बर्डन जो है बराबर पड़ता है। सो कहता है टैक्सेस आर क्लासिफाइड एज प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव डिपेंडिंग अपॉन द रियल बर्डन ऑफ द टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्स के अंदर आपका बर्डन बढ़ता है अगर आपकी इनकम बढ़ती है। रिग्रेसिव टैक्स के अंदर इक्वल ही बर्डन पड़ता है। अ टैक्स इज सेड टू बी प्रोग्रेसिव व्हेन द रेट ऑफ टैक्सेस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द इनकम, सो दैट द रियल बर्डन ऑफ द टैक्स इज मोर ऑन द रिच एंड लेस ऑन द पुअर। अमीरों के ऊपर ज्यादा बर्डन, गरीबों के ऊपर कम बर्डन। एग्जाम्पल, टैक्स रेट इज 10% फॉर इनकम बिटवीन 2 to 5 लाख। अगर आप 2 से 5 लाख रुपए हर महीना कमाते हो तो आपको जो टैक्स देना पड़ेगा वो 10% देना पड़ेगा। इट इज 15% फॉर इनकम बिटवीन 5 to 10 लाख रुपीज एंड सो ऑन। द टैक्स रेट इंक्रीजेज एज द लेवल ऑफ इनकम इंक्रीजेज। तो जैसे जैसे इनकम का लेवल बढ़ता है वैसे वैसे टैक्स की लायबिलिटी भी बढ़ती है। इसका मतलब ये कैसा टैक्स है? प्रोग्रेसिव टैक्स है। नाउ वी हैव द रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव का मतलब कि बर्डन बराबर रहेगा। So a tax is said to be regressive when it causes a great real burden on the poor than on the rich. Person with rupees 1 lakh, his monthly income pays 10% income tax or pays 10,000, he still has a balance of 90,000 per month. But if a person with 5,000 as his monthly income has to pay 10% income tax or pays 500, it might mean a cut in his essential consumption leading to poor diet and therefore poor health. Thus a constant rate of taxation on the rich and the poor is a regressive tax as it causes greater real burden on the poor than on the rich. राइट तो यानी कि सेम टैक्स चार्ज करना, तो जब सेम टैक्स चार्ज होगा तो गरीबों के ऊपर ज्यादा बर्डन पड़ेगा, अमीरों के ऊपर कम बर्डन पड़ेगा। ठीक है, ये बात इसके अंदर बोलता है। ओके, नाउ वी हैव वैल्यू एडेड टैक्स एंड स्पेसिफिक टैक्स, वैट। वैल्यू एडिशन टैक्स हालांकि पहले हुआ करता था, वैल्यू एडिशन टैक्स जो वो खत्म हो चुका है। वैल्यू एडिशन टैक्स के बदले में अब जीएसटी आ चुका है ना, सीएसटी होता था तो वो हट के सब अब वैट आ चुका है। तो क्या कहता है? डिपेंडिंग अपॉन द टैक्स बेस टैक्सेस कैन बी क्लासिफाइड एज, टैक्सेस को हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज वैट। वैल्यू एडिशन टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स व्हिच इज इम्पोज्ड ऑन द वैल्यू एडेड एट द वेरियस स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्शन। तो हर स्टेज के ऊपर जो वैल्यू ऐड होने लग रही है राइट उसके ऊपर टैक्स दिया जाता है। सो वैल्यू एडेड रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द आउटपुट एंड द वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो वैल्यू एडेड कैसे निकलती है? हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू एडेड, कि कितनी वैल्यू ऐड हुई है। तो फाइनल आउटपुट की वैल्यू देखो, उसमें से देखो कि किस स्टेज से लेकर किस स्टेज पर कितनी वैल्यू ऐड होने लग रही है। तो फाइनल स्टेज में से प्रीवियस स्टेज को माइनस करो तो आपकी ओवरऑल वैल्यू एडिशन निकल जाती है। It is imposed at each stage of production. GST is an important form of value addition tax. तो अब वैट हट चुका है तो अब हमारे लिए पास क्या आता है? GST, specific tax. When a tax is levied on the commodity on the base of unit size weight, it is called specific tax. Specific tax का मतलब क्या होता है कि जब आप टैक्स इनकम के बेसिस पर नहीं लगाते हो, आप वेट के बेस पर लगाते हो, आप क्वांटिटी के बेस पर लगाते हो, है ना, आप साइज के बेस पर लगाते हो, तो उसको बोला जाता है स्पेसिफिक टैक्स। Then we have डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं कि डायरेक्ट टैक्सेस का मतलब होता है वो टैक्सेस जिनका बर्डन डायरेक्टली उसी पर्सन के ऊपर पड़ता है जो उसको अर्न करता है, यानी कि द बर्डन ऑफ टैक्स फॉल्स ऑन दैट पर्सन हु इज बेसिकली अर्निंग दैट इनकम। यानी कि मैं सैलरी कमा रहा हूं तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं टैक्स गवर्नमेंट के पास जमा करवा के आऊं, राइट। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर ये बर्डन शिफ्ट हो जाता है दूसरे पर्सन के ऊपर, ठीक है। सो डायरेक्ट टैक्स इज द फाइनल बर्डन्स ऑफ विच बोर्न बाय द पर्सन ऑन विच इट इज इम्पोज्ड। Example, income tax imposed on the income of a person and he himself bears its burden. उसी के ऊपर burden पड़ता है। The burden of the tax cannot be shifted. तो burden of the tax जो उसको shift नहीं किया जा सकता किसी और person के ऊपर। Income tax, corporate tax, gift tax, wealth tax, ये सारे के सारे example है इसका। Example, according to the Professor Dalton, a direct tax is really paid by the person on whom it is legally imposed. तो जिसके ऊपर टैक्स लगा है वही उसे टैक्स को क्या करने वाला है? भरने वाला है। It is the responsibility of that person only whom it is being levied. जिसके ऊपर ये टैक्स लगा है उसी की जिम्मेदारी है इस टैक्स को जमा करवाना। Then we have indirect taxes. An indirect tax is the one whose initial burden or impact is on one person, but he succeeds in shifting the burden to the another person.
वो बर्डन इनिशियली उसके ऊपर था, लेकिन वो उस बर्डन को शिफ्ट कर देगा दूसरे पर्सन के ऊपर। जीएसटी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसका। इट इज levied on the producer, they are to pay this tax to the government, but they charge this tax from the buyers by adding it to the price of the goods, right, sold, right। तो जो गुड्स बेची है उन गुड्स के ऊपर, और उसको वो पे करते हैं फिर गवर्नमेंट को, रादर देन द पर्सन। प्रोफेसर डेल्टन क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन वन पर्सन बट पेड पार्शली और होली बाय द अनदर। लगता है किसी और के ऊपर है, पे किसी और के द्वारा किया जाता है, राइट। ये इंपोज किसी और के ऊपर होता है, लेकिन ये पे किसी और के द्वारा किया जाता है, राइट। Then we have non-tax receipts. Non-tax receipts are also a source of revenue for the government. लेकिन सबसे बड़ा जो सोर्स है भारत सरकार के लिए रेवेन्यू का, वो टैक्सेस ही है। तो नॉन टैक्स रिसीट्स का मतलब क्या होता है, आर दोस रिसीट्स विच अराइजेस फ्रॉम सोर्सेस अदर देन टैक्सेस। तो रिसीट्स पैसा आया, लेकिन वो अदर देन कहां से आया, फ्रॉम अदर देन टैक्सेस। तो कुछ नॉन टैक्स रिसीट्स के एग्जांपल है, जैसे कि फीस। भारत सरकार फीस चार्ज करती है लोगों से, है ना। एग्जांपल के तौर पर लैंड रजिस्ट्रेशन फीस लगाती है, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन फीस रखती है, पासपोर्ट फीस रखती है, कोर्ट फीस रखती है। इट इज टू बी नोटेड दैट फीस इज नॉट पेमेंट प्राइस फॉर कमर्शियल सर्विसेज, इट इज अ पेमेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द पीपल। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल सर्विसेज जो लोगों को भारत सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, उसके अगेंस्ट में सर्विसेज का फीस लेती है। फाइन्स लगाती है। फाइन्स मतलब जैसे कि आप ट्रैफिक को तोड़ते हो तो पुलिस वाले आपको पकड़ के आपके ऊपर क्या लगा देते हैं, फाइन इंपोज कर देते हैं। तो यार फाइन्स हालांकि भारत सरकार के लिए सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू तो है, लेकिन फाइन लगाना भारत सरकार की मजबूरी है, ताकि आपको ओबिडेंट बनाया जा सके। आप सब लोग जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ते हैं, आप उन्हें ना तोड़ें और एक सभ्य नागरिक बने, इसलिए। So fines are those payment which are made by the law breakers to the government. These are economic punishment for breaking laws. The aim is not to earn revenue but to make people respectful to the laws, ताकि लोगों को respectful बनाया जा सके laws के लिए। इस perspective से ऐसा किया जाता है। Then we have escheat. Then we have special assessment. Escheat का मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं कि कोई एक पर्सन है और उन पर्सन का कोई भी लीगल हायर नहीं है, राइट। सो उनका अगर कोई लीगल हायर नहीं है तो क्या होगा, अगर मान लेते हैं इन केस उनकी डेथ हो जाती है, तो उस केस के अंदर वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के द्वारा ले ली जाएगा और गवर्नमेंट उसको बेचकर पैसा कमा सकती है। सो एस्टेट रेफर्स टू दैट इनकम ऑफ द स्टेट व्हिच अराइजेस आउट ऑफ द property left by the people without legal heir. There are no claimant of such property, the government makes revenue out of it. Then special assessment. Special assessment का मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू के अंदर क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। कोई भी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। अब किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू के अंदर अगर आप लोगों को इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलता है बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज, भारत सरकार के द्वारा पॉलिसी लेकर आई जाती है और उन पॉलिसीज की वजह से उस जगह की वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट होता है, तो उसको बोला जाता है स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट इज दैट payment which is made by the owners of those properties whose value has appreciated due to development activities of the government. Example, when as a result of construction of road, provision of sewage services, construction of drains, value of neighboring property or its rental value appreciate, then a part of the development expenditure is recovered from the owners of such property by way of special assessment. तो special assessment के थ्रू ये वैल्यू ली जाती है। इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस यानी कि जो गवर्नमेंट कंपनीज होती है, उनसे भी भारत सरकार के पास पैसा आता है, वो भी इनकम है, इनकम का सोर्स है इनके लिए। स्पेक्ट्रम्स की बिडिंग होती है और स्पेक्ट्रम्स की बिडिंग करके, जैसे 2G और 3G स्पेक्ट्रम्स हैं, उनकी बिडिंग करके भी भारत सरकार के पास रेवेन्यू आता है। देन वी हैव ग्रांट्स और डोनेशंस। ग्रांट और डोनेशंस जो है वो भारत सरकार को मिलती रहती है, और ग्रांट और डोनेशंस भी भारत सरकार के लिए नॉन टैक्स रिसीट्स हैं। कैसे रिसीट्स है, नॉन टैक्स रिसीट्स है। अब बात करेंगे कैपिटल रिसीट की। अगर मैं कैपिटल रिसीट की आप सब लोगों के साथ बात करता हूं तो कैपिटल रिसीट क्या होती है ना। अब कैपिटल रिसीट, जैसे कि हम लोगों ने रेवेन्यू रिसीट के बारे में बात करी कि रेवेन्यू रिसीट किसे बोला जाता है ना। तो रेवेन्यू रिसीट के अंदर हम लोगों ने जाना है कि रेवेन्यू रिसीट गवर्नमेंट के लिए कौन कौन सी हो सकती है, और रेवेन्यू रिसीट के अंदर हम लोगों ने समझा कि रेवेन्यू रिसीट दो तरह की हो सकती है। जनरली एक टैक्स से रेवेन्यू आता है गवर्नमेंट के लिए, और एक हमारे पास नॉन टैक्स रिसीट होती है, यानी कि दो टाइप की रिसीट्स हमें देखने के लिए मिलती है।
उसके बाद आता है कैपिटल रिसीट। अब अगर मैं कैपिटल रिसीट की बात करता हूं तो कैपिटल रिसीट की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, कुछ विशेषताएं आप लोग को देखने के लिए मिलेगी। तो किसी भी रिसीट को कैपिटल रिसीट तब बोला जाएगा जब उसके अंदर आपको दो कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए मिलती है। तो क्या कहता है, कैपिटल रिसीट आर दोस रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट विच शो द फॉलोइंग टू ट्रांजेक्शंस, या फिर टू कैरेक्टरिस्टिक्स, दो कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को इसके अंदर देखने के लिए मिलेगी। सबसे पहले क्या होगा, दीज रिसीट्स क्रिएट अ लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी क्रिएट कर देगी रिसीट। एग्जांपल के तौर पर जैसे कि भारत सरकार के द्वारा किसी से लोन लिया जाता है, जब इंडियन गवर्नमेंट किसी से लोन लेती है तो लोन लेने की वजह से क्या होता है, पैसा तो आता है गवर्नमेंट के पास, लेकिन उसके साथ में गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ जाती है। तो यानी कि अगर जिन रिसीट के आने की वजह से अगर सरकार की लायबिलिटी बढ़ जाए तो उस टाइप की रिसीट को बोला जाता है कैपिटल रिसीट, राइट। बिकॉज आगे क्या कहता है, बिकॉज दीज आर टू बी पेड बैक, क्योंकि इसको वापिस करना होता है। देयरफॉर दीज कैपिटल रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट, राइट, दीज आर द कैपिटल रिसीट फॉर द गवर्नमेंट, दीज रिसीट्स कॉज रिडक्शंस इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। सेकंड चीज क्या है, पहली चीज क्या बोली हम लोगों ने कि अगर भारत सरकार की लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो जाए तो इस टाइप की रिसीट्स को क्या बोला जाएगा, हमारा कैपिटल रिसीट बोला जाएगा। और दूसरा क्या होगा, दूसरा हमारा एसेट जो है, एसेट्स के अंदर आप लोग को रिडक्शंस होता हुआ नजर आए। एसेट के अंदर रिडक्शन का मतलब क्या है, जैसे कि मान लेते हैं कोई भी गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और गवर्नमेंट उस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को क्या कर देती है, बेच देती है, तो जिसको कि आप सब लोग इकोनॉमिक्स की परिभाषा के अंदर डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो जब गवर्नमेंट के द्वारा डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है तो डिसइन्वेस्टमेंट करने की वजह से क्या होता है, गवर्नमेंट के पास पैसा तो आता है लेकिन गवर्नमेंट की जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है वो चली जाती है। तो क्या बोला जाता है यहाँ पर, दीज रिसीट्स कॉज रिडक्शंस इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट as stated earlier, money received by the government by selling its shares, say of Air India, would cause reduction in the asset of the government. These are therefore to be treated as capital receipt. इसलिए इस टाइप की रिसीट्स को क्या बोला जाएगा, कैपिटल रिसीट बोला जाएगा। तो क्या बोलता है, अगर मैं शॉर्ट में अगर आप लोग को समझाने की कोशिश करूं कि शॉर्ट में कैपिटल रिसीट का मतलब क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं कि कैपिटल रिसीट वो रिसीट्स होती हैं जिसके बदले में गवर्नमेंट की या तो लायबिलिटी क्रिएट हो जाए, राइट, और दूसरा क्या है, या तो भारत सरकार के एसेट के अंदर रिडक्शन आ जाए। तो जिन रिसीट्स की वजह से गवर्नमेंट का एसेट कम हो जाता है या फिर उनकी लायबिलिटी बढ़ जाती है तो उस टाइप के रिसीट्स को क्या बोला जाता है, कैपिटल रिसीट बोला जाता है, राइट। आगे क्या बोलता है, कैपिटल रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट आर ऑफन क्लासिफाइड एज। तो कैपिटल रिसीट्स को हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं, देखो यहाँ पर, तो कैपिटल रिसीट को अलग अलग कैटेगरीज के अंदर आप लोग रख सकते हो, जैसे कि आपको देखने के लिए मिलता है रिकवरी ऑफ लोन, बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटी एंड अदर रिसीट्स। इन तीन कैटेगरीज के अंदर आप लोग क्या करते हैं, कैपिटल रिसीट्स को रखते हैं। नंबर 1 पर सबसे पहले कहते हैं रिकवरी ऑफ लोन्स। अगर लोन की रिकवरी कर ली जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, गवर्नमेंट का कैपिटल एसेट कम हो जाता है। देखो यहां पर क्या कहता है, रिकवरी ऑफ लोन, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफर्स लोन टू द स्टेट गवर्नमेंट टू कोप अप विद द फाइनेंशियल क्राइसिस, है ना। तो कई बार क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट को फंड्स प्रोवाइड करती है। क्यों, क्योंकि अगर कभी फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए तो उन फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकला जा सके, राइट। सो क्या कहता है, व्हेन दीज लोन्स आर रिकवर्ड assets of the government are reduced, accordingly these are classified as capital receipts। तो देखो क्या होता है, भारत सरकार ने मान लो किसी स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया, तो उसके लोन देने की वजह से क्या हुआ, भारत सरकार के ऊपर यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक एसेट क्रिएट हो गया, वहीं पर स्टेट गवर्नमेंट के पास एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई, एक कर्जा क्रिएट हो गया। अब मान लो कि स्टेट गवर्नमेंट ने उस लोन को वापस कर दिया, क्या बोला कि ये लो, आपने हमें लोन दिया था, आप अपने लोन के पैसे को वापस ले लो, तो उसकी वजह से उनकी लायबिलिटी कम हो गई और वहीं पर जो एसेट यहां पर क्रिएट हुआ था वो एसेट भी क्या हो गया, कम हो गया। आगे क्या कहता है, बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटी, व्हेन लेंडिंग क्रिएट एसेट्स बोरोइंग क्रिएट लायबिलिटी। तो किसी को अगर आप लेंड करते हैं, किसी को आप पैसा देते हैं तो आपका एसेट क्रिएट होता है, और वहीं पर अगर आप किसी से पैसा लेते हैं तो आपकी लायबिलिटी क्रिएट होती है। सो अकॉर्डिंगली बोरोइंग्स आर ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट, इसलिए बोरोइंग्स को क्या माना जाता है, कैपिटल रिसीट माना जाता है। इट मे बी नोटेड दैट द गवर्नमेंट बोरोस मनी फ्रॉम, भारत सरकार के द्वारा पैसा किससे बोरो किया जाता है, जनरल पब्लिक से गवर्नमेंट पैसा बोरो करती है। बोरिंग फ्रॉम द जनरल पब्लिक आर कॉल्ड मार्केट बोरोइंग, राइट, इसको क्या बोला जाता है, मार्केट बोरोइंग्स के नाम से भी हम लोग इसे बोलते हैं। अब भारत सरकार किस किस से पैसा बोरो करती है, तो भारत सरकार के द्वारा पैसा बोरो किया जाता है किससे, एक तो पैसा बोरो किया जाता है आपकी जनरल पब्लिक से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा बोरो करती है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से पैसा बोरो करती है। जैसे कि आप लोग को 1991 के
इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में पता होगा, या फिर जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 के अंदर आए थे उसके लिए भी भारत सरकार को पैसों की आवश्यकता पड़ी थी। और पैसा कहाँ से उठाया गया था? जैसे कि IMF से पैसा उठाया गया था, जैसे कि वर्ल्ड बैंक से पैसा उठाया गया था, है ना। नाउ आगे क्या कहता है? अदर रिसीट्स, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे रिसीट्स जो है वो आप लोग को देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसे कि दिस इंक्लूड्स आइटम्स लाइक डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मैंने आप लोग को बता दिया है कि डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब जनरली होता क्या है। सो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जहां पर गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के शेयर्स को क्या करती है? बेच देती है। किसे बेचती है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के शेयर्स को, प्राइवेट प्लेयर्स को, है ना। तो प्राइवेटाइजेशन हम लोग बोल सकते हैं, कर देती है। सो इट इज द अपोजिट ऑफ इन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट अकर्स व्हेन द गवर्नमेंट सेल्स ऑफ इट्स शेयर्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू द प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर के शेयर्स को प्राइवेट सेक्टर को बेच देना डिसइन्वेस्टमेंट कराता है। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ पब्लिक सेक्टर्स एंटरप्राइजेस टू द प्राइवेट सेक्टर। तो ओनरशिप को किसे दे देना? प्राइवेट सेक्टर को दे देना, लीडिंग टू प्राइवेटाइजेशन। मनी रिसीव्ड थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट बिकॉज इट कॉजेज रिडक्शंस इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। बिकॉज इसकी वजह से भारत सरकार के एसेट्स के अंदर क्या देखने के लिए मिलता है? हमें रिडक्शन देखने के लिए मिलता है। इसीलिए इस टाइप के रिसीट्स को भी क्या बोला जाता है? हमारा कैपिटल रिसीट बोला जाता है। नाउ ये तो हम लोगों ने रिसीट्स की बात कर ली, राइट। रिसीट्स के अंदर हम लोगों ने रेवेन्यू रिसीट के बारे में बात करी, रिसीट के अंदर हम लोगों ने कैपिटल रिसीट के बारे में बात करी। अब बात करेंगे एक्सपेंडिचर के बारे में। एक्सपेंडिचर भी हमारे पास दो तरह के होता है, यानी कि बजट एक्सपेंडिचर बोला जाता है। एक हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, एक हमारा कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होता है, राइट। तो क्या बोलता है बजट एक्सपेंडिचर? द फिस्कल ईयर रेफर्स टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन द फिस्कल ईयर, यानी कि एस्टिमेटेड भारत सरकार का खर्चा कितना है, राइट। उस एक्सपेक्टेड खर्चे के बारे में बात की जाती है। सो बजट रिसीट्स, बजट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज ऑल्सो क्लासिफाइड एज बजट रिसीट्स। एक्सपेंडिचर्स को भी हम लोग क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट में। एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे पास देखने के लिए मिलता है और एक हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर देखने के लिए मिलता है। दो टाइप के एक्सपेंडिचर हमारे पास होते हैं। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बीच में क्या फर्क होता है? तो देखो यार, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करता हूं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज दैट एक्सपेंडिचर विच शोज द फॉलोइंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स। ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिखेगी। सबसे पहली बात, ऐसा खर्चा जिस खर्चे की वजह से ना तो एसेट क्रिएट हो ना तो किसी तरह की लायबिलिटी जनरेट हो। तो देखो क्या कहता है? इट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट फॉर द गवर्नमेंट। एग्जांपल, एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट ऑन द ओल्ड एज पेंशन, राइट। ओल्ड एज व्यक्ति को भारत सरकार के द्वारा पेंशन दी जाती है, तो इसकी वजह से उनके ऊपर किसी भी तरह का एसेट क्रिएट नहीं होता है। सैलरीज एंड स्कॉलरशिप्स आर टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना। सैलरीज को, स्कॉलरशिप को हम लोग क्या मान सकते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान सकते हैं, बिकॉज इसकी वजह से किसी भी तरह का एसेट यहां पर क्रिएट नहीं होता है। इट वोंट लीड टू क्रिएशन ऑफ एनी एसेट। यहां पर आपको एसेट क्रिएट होता हुआ नजर नहीं आएगा। तो ऐसा खर्चा जिस खर्चे को करने की वजह से किसी भी तरह का एसेट जनरेट ना हो, उस टाइप के खर्चे को बोला जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरा क्या कहता है? इट डज नॉट कॉज एनी रिडक्शंस इन द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि भारत सरकार के कर्जे के अंदर कमी ना आए। एक्सपेंडिचर बाय वेज ऑफ ग्रांट टू द स्टेट गवर्नमेंट टू कॉप विद द नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड्स एंड अर्थक्वेक डज नॉट रिड्यूस फाइनेंशियल लायबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन एनी मैनर। अकॉर्डिंगली दिस इज टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ग्रांट दी जाती है, हेल्प दी जाती है किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। तो उस केस में उसकी एसेट के अंदर कमी नहीं आ रही है, राइट। सो इसकी वजह से गवर्नमेंट की लायबिलिटी के अंदर आपको यहाँ पर कमी देखने को नहीं मिल रही है, तो इसको भी क्या माना जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इन शॉर्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर refers to the estimated expenditure of the government in a fiscal year which does not create asset or causes a reduction in the liability। तो ऐसा खर्चा जिस खर्चे के करने की वजह से ना तो एसेट क्रिएट हो ना ही रिडक्शन हो हमारी लायबिलिटी के अंदर, उस टाइप के खर्चे को बोला जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन इंडियन गवर्नमेंट बजट। भारत सरकार के बजट के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं? किसके? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के। यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं? तो सबसे पहले वेज ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि सैलरी। गवर्नमेंट क्या करती है? अपने इंप्लॉइज को सैलरी देती है, उसको इंक्लूड किया जाएगा। इंटरेस्ट पेमेंट की जाती है, उसको इंक्लूड किया जाता है। सब्सिडीज के ऊपर एक्सपेंडिचर होता है, उसको किया जाता है। डिफेंस के ऊपर परचेजेस किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो सारे के सारे कहाँ आते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं। नाउ इसके बाद हमारे पास आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? तो क्या कहता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करता हूं
तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज दैट टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर विच शोज द फॉलोइंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आपको दो कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए मिलेगी। सबसे पहला, एक तो एसेट क्रिएट होगा अगर गवर्नमेंट क्या करती है, खर्चा करती है, तो इट क्रिएट एसेट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द डोर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस परचेज्ड बाय द गवर्नमेंट मे बी एन एग्जांपल ऑफ दिस। यानी कि भारत सरकार के द्वारा किसी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन को, एमएनसी को परचेज कर लिया जाता है। तो भारत सरकार अगर किसी भी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन को परचेज करती है तो उसके परचेज करने की वजह से क्या होता है, एसेट क्रिएट होता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो इसका मतलब यहां पर जो खर्चा किया जा रहा है ये कैसा नेचर का खर्चा है, कैपिटल नेचर का खर्चा आपको देखने के लिए मिलता है। रिडक्शन इन द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, रीपेमेंट ऑफ द लोन सर्टेनली रिड्यूस लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, अकॉर्डिंगली दिस इज टू बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अगर मैं आपसे बोलूं कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, तो आप सब लोग बोल सकते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिसकी वजह से या तो भारत सरकार का एसेट क्रिएट हो जाए या फिर जिसकी वजह से भारत सरकार की लायबिलिटी के अंदर रिडक्शन आ जाए, भारत सरकार का कर्जा कम हो जाए। इन शॉर्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन अ फिस्कल ईयर विच क्रिएट एसेट और कॉजेज अ रिडक्शन इन द लायबिलिटी, जिसकी वजह से या तो एसेट क्रिएट हो जाए सबसे पहली बात, या फिर हमारी लायबिलिटी जो है, हमारा जो कर्जा है वो कम हो जाए। तो उस टाइप के खर्चे को क्या बोला जाता है, उस टाइप के खर्चे को बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द इंडियन गवर्नमेंट बजट आर, भारत सरकार के बजट के अंदर कौन कौन से आपको कंपोनेंट देखने के लिए मिलेंगे, किसके, कैपिटल एक्सपेंडिचर के। सो आपको देखने के लिए मिलेगा एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर आपको एक्सपेंडिचर देखने को मिलता है, भारत सरकार ने कोई लैंड और बिल्डिंग परचेज करी। एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी एंड इक्विपमेंट, राइट, मशीन्स और इक्विपमेंट परचेज करी। परचेज ऑफ शेयर्स, भारत सरकार ने शेयर्स को परचेज किया। लोन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन, भारत सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट कॉर्पोरेशन को लोन दिया जाता है, राइट। ये सारे के सारे एग्जांपल है किसके, कैपिटल एक्सपेंडिचर के। नाउ आगे क्या कहता है, इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द इंडियन गवर्नमेंट बजट। अब क्योंकि बजट का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो अपन लोगों को यह समझना जरूरी है कि बजट के अंदर क्या क्या कंपोनेंट आप लोग को देखने के लिए मिल सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर जैसे कि सबसे मेन खर्चा बोला गया कि लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया, एक्सपेंडिचर किया गया। भारत सरकार ने क्या करा, किसी भी लैंड और बिल्डिंग को परचेज किया। भारत सरकार ने मशीनरी या फिर इक्विपमेंट्स को परचेज किया। भारत सरकार ने शेयर्स परचेज करे किसी कंपनी के। लोन लिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट लोन देती है किसको, स्टेट कॉर्पोरेशंस को या फिर स्टेट गवर्नमेंट को। तो स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो लोन दिया जा रहा है उसको भी इसी के अंदर क्या किया जाएगा, क्रिएट किया जाता है, इसी के अंदर कंसिडर किया जाता है, राइट। सो इसी के साथ आपका जो ये चैप्टर है ये खत्म हो जाता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ क्या कि यार अगर आप सब लोगों को ये क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और साथ ही साथ में अगर आप सब लोग तैयारी कर रहे हैं सीयूटी एग्जाम की और तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ मिलकर, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए या फिर हमारे साथ प्रिपरेशन करने के लिए आप सब लोग हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे बैचेस को ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, प्ले स्टोर के ऊपर जाना है। प्ले स्टोर के ऊपर जाकर Adobe 7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके वहां से भी आप लोग इनरोलमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, किसी भी ब्राउजर्स को ओपन कर लेना है। जैसे कि ये गूगल क्रोम है, गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करो, यहां पर टाइप करो Adobe 7। जैसे ही आप यहां पर Adobe 7 टाइप करते हैं तो आपको दिखेगा इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाकुलर लर्निंग प्लेटफॉर्म। इसके ऊपर क्लिक करो। क्लिक करते यहाँ पर आपके पास ऑल कोर्सेज आएगा। ऑल कोर्सेज के ऊपर क्लिक करो। ऑल कोर्सेज के ऊपर क्लिक करने के बाद यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स के ऊपर जाओ। यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स के ऊपर जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर सीयूटी यूजी दिखेगा। सीयूटी यूजी के ऊपर जाओ। सीयूटी महापैक, सीयूटी कॉमर्स का पैक, सीयूटी आर्ट्स का पैक। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट बेसिकली आपको ह्यूमैनिटीज के अंदर, साथ ही साथ में आप लोगों को कॉमर्स के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो आप सब लोग क्या कर सकते हैं, इस बैच को परचेज कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। मैं जनरली ये रिकमेंड करता हूं आप लोगों को कि आप सब लोगों को सीयूटी का महापैक परचेज करना चाहिए। महापैक लेने के क्या फायदे हैं, महापैक लेने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि महापैक की वजह से आप लोगों को सारे के सारे बैचेस का एक्सेस हमारे मिल जाता है। तो महापैक को परचेज करने के लिए आप सीयूटी महापैक के ऊपर क्लिक करेंगे। सीयूटी महापैक के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सीयूटी कॉमर्स का महापैक आपको दिखेगा, राइट। आपको सीयूटी ह्यूमैनिटीज का महापैक यहाँ पर दिखेगा, जैसे कि आपको सीयूटी कॉमर्स का महापैक यहाँ पर दिख रहा होगा। इसके ऊपर क्लिक करना।
क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर कोड दिख रहा होगा, इसको रिमूव करना, बाय नाउ के ऊपर क्लिक करना और यहाँ पर कोड अप्लाई करना Y828। जैसे ही आप लोग ये Y828 अप्लाई करते हैं तो आप सब लोगों को यहाँ पर 80% का डिस्काउंट देखने के लिए मिल रहा होगा और ये कोर्स आपको 10,649 रुपये का देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इस कोर्स के थ्रू आप सारे के सारे बैचेस का एक्सेस जो है वो ले सकते हैं। तो जल्दी से इन बैच के अंदर इनरोल कर लीजिए, लेकिन ये कोड लगाना मत भूलिएगा Y828 मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, राइट। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और इसी तरह के सेशंस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।